प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट और इनके कंपाउंड्स के एप्लीकेशन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के सारी प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन किए हैं, जिसमें से बता चुके हैं कि कलर प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और आपको बताए थे कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये चार महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके यौगिकों का प्रयोग देखेंगे कि कहां कहां किया जाता है। इससे हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दुनिया का कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इससे प्रश्न निश्चित रूप से एक दो पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो, चाहे वह सिविल सर्विस की तैयारी हो या स्टेट कमीशन की तैयारी हो, रेलवे एसएससी की तैयारी हो, सीटेट एसटेट की तैयारी हो, वे छात्र भी इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे ताकि बताए गए तथ्य उनके मस्तिष्क में फिट कर जाए। तो चलिए हम एक एक करके ट्रांजिशन एलिमेंट के और इनके यौगिकों के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, इसमें प्रथम एलिमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइटेनियम के बारे में, जिसे रणनीति धातु भी कहा जाता है, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग हम लोग पाइप्स बनाने में, केमिकल्स रखने के बर्तन, पात्र बनाने में, और इसके मिश्र धातु का प्रयोग एयरक्राफ्ट, जेट इंजन आदि बनाने में किया जाता है। तो प्रश्न दिमाग में आता होगा कि कौन से मिश्र धातु का प्रयोग, तो याद रखिएगा टाइटेनियम को जब हम लोग एल्युमिनियम के साथ या टीन के साथ मिलाते हैं तो जो मिश्र धातु बनता है बहुत ही मजबूत, हल्का होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट और जेट इंजन बनाने में हम लोग करते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग रणनीति धातु के नाम से भी जानते हैं। नियोबियम एक एलिमेंट है, इसके एलॉय का प्रयोग, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु का प्रयोग जेट इंजन, एयरक्राफ्ट बनाने में भी किया जाता है। तो कौन सा एलॉय, तो याद रखिएगा जब नियोबियम को हम लोग एल्युमिनियम के साथ या टीन के साथ मिश्रित कर देते हैं, जो एलॉय बनता है हल्का होता है, मजबूत होता है, टेंसाइल होता है, इसलिए इसका प्रयोग जेट इंजन, एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चंस बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं टंगस्टन से रिलेटेड, कि एक धातु का नाम बताओ जिसका प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। इसके दो कारण है कि टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए हम लोग करते हैं। पहला कारण कि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, प्रतिरोध जिसको कहते हो, किसी चालक तार का वह गुण है जो अपने से होकर बहने वाली विद्युत धारा में रुकावट डालता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है, आपको पता है कि 3410 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट, आप देखे होंगे लाल वाला बल्ब, इसका फिलामेंट जो होता है यह टंगस्टन का बना होता है। तो याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। मॉलिब्डेनम एक एलिमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट, इसका प्रयोग एक्सरे के उत्पादन में किया जाता है। हड्डी टूट जाता है तो आप एक्सरे कराने जाते हैं, जो ही एमओ पर कैथोड किरण टकराता है त्यों ही एक्स किरण का उत्सर्जन होता है। तो याद रखिएगा एमओ का प्रयोग हम लोग एक्स रे के उत्पादन में करते हैं। कोई पूछे कि किस एलिमेंट का प्रयोग हम लोग एक्स रे के उत्पादन में करते हैं, तो मॉलिब्डेनम का याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है टैंटेलम, यह ट्रांजिशन एलिमेंट है, यह बहुत ही संक्षारण प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग बोन नेल सर्जरी में इसका प्रयोग किया जाता है। हड्डी टूट जाता है तो हड्डी देखिएगा क्या करता है, लोग कहते हैं कि इसमें रड लगा दिया है, रड नहीं, यह टैंटेलम का ही रड होता है। टैंटेलम का नट बोल्ट होता है, हड्डी को छेद करके उसमें कस दिया जाता है, वह संक्षारण प्रतिरोधी होता है। याद रखिएगा, नाखून टूट जाए तो नाखून के रूप में हम लोग टैंटेलम का प्रयोग करते हैं, अर्थात बोन में टूट जाने के बाद जो हम लोग रड डालते हैं, प्लेट डालते हैं, वह किस धातु का बना होता है, टैंटेलम का बना होता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बोन नेल सर्जरी में किस मेटल का प्रयोग किया जाता है तथा क्यों, तो आप जवाब दीजिएगा टैंटेलम का प्रयोग करते हैं संक्षारण प्रतिरोधी होने के कारण, इसमें जंग फंग नहीं लगता है, इसलिए इसका प्रयोग बोन नेल सर्जरी में हम लोग करते हैं। कई बार पूछा गया है। देखिए, आपको पता है कि कौन आगे आया, कॉपर, एजी, इस तीनों को हम लोग क्वाइनेज मेटल, मुद्रा धातु के नाम से जानते हैं, और ये बड़ा ही कीमती धातु होते हैं। इसका प्रयोग ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में, गहना बनाने में, पायल बनाने में, झुमका बनाने में, नथिया बनाने में किया जाता है। इनका प्रयोग कॉइन्स बनाने में, सिक्का बनाने में, धनतेरस जब आता है दीपावली के पहले तो उसमें देखिए सिक्का लोग खरीदता है, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, ठीक है, तो इसके बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे नोट करें, कुछ हम और उपयोग बता रहे हैं विद डिटेल अध्ययन के साथ।
देखिए, प्लेटिनम भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आजकल इसका भी प्रयोग आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। तो प्लेटिनम का बहुत सारा प्रयोग है, तो इसका प्रयोग हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। याद रखिए, इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। प्लेटिनम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में हम किया जाता है। आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताए थे कि इसका प्रयोग कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 के निर्माण में हम लोग करते हैं। कहां करते हैं? SO2 को SO3 में बदलने के लिए। याद रखिएगा, तो प्लेटिनम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। रेजिस्टेंस थर्मामीटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। फेरस मेटल को जानते हैं आप, लोहा, कोबाल्ट, निकेल को हम लोग फेरस मेटल के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। और कहां करते हैं खासकर? याद रखिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया में हाइड्रोजन को अनसेचुरेटेड कंपाउंड में जोड़ने के लिए जिस उत्प्रेरक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें खासकर निकेल होता है। ठीक है, कोबाल्ट का भी प्रयोग, लोहा का भी प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। और कहां करते हैं? एडिशन रिजेक्शन में हम लोग कहां करते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए। इसी को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। बात क्लियर है? देखिए, क्रोमियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसी से हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। आपको मिश्र धातु के बारे में पता है कि लोहा के साथ क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट अल्प मात्रा में जब कार्बन को मिला देते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्टील निर्मित होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्रोम प्लेटिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, आज गाड़ी आप खरीद रहे हैं, बुलेट मोटरसाइकिल, देखिएगा उसके इंजन क्रोम प्लेटिंग किया हुआ है, खूब सुंदर उजला चमकता है, लगता है कि चमचम चमचम चांदी का लेयर चढ़ाया गया है। उसका ले गार्ड देखिएगा तो लगेगा उस पर चांदी का लेयर चढ़ाया गया, चमचम चमचम चमकता है, उसी को क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत गाड़ी लगती है जब उस पर क्रोम का प्लेटिंग होता है। तो क्रोम प्लेटिंग करने के लिए भी क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम का महीन पतली परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए, निकेल, कैडमियम और जिंक, निकेल, कैडमियम, जिंक या जिंक, कैडमियम, निकेल मैंने लिख दिया है, का प्रयोग बैटरी के निर्माण में किया जाता है। आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ड्राई सेल पढ़ेंगे। आपको उसी में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल क्या है। तो सेकेंडरी सेल हो, प्राइमरी सेल हो, ध्रुवीय सेल हो, जितने भी सेल आप देख रहे हैं, या लेड स्टोरेज बैटरी जो घर में आप इन्वर्टर वाली बैटरी देखते हैं, उसके इलेक्ट्रोड बनाने में जो धन ध्रुव, ऋण ध्रुव होते हैं, उसके निर्माण में निकेल, कैडमियम, जिंक आदि का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, तो बैटरी के निर्माण में इन तीनों धातुओं का प्रयोग किया जाता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक का प्रयोग महत्वपूर्ण मिश्र धातु के निर्माण में भी किया जाता है। आप जानते हैं, ब्रास का नाम सुने होंगे, ब्रास का नाम सुने होंगे, यह कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। गन मेटल का नाम सुने होंगे, उसमें भी जिंक होता है। ब्रोंज का नाम सुने होंगे, BRO, ब्रोंज, BRONZ, ब्रोंज का नाम सुने होंगे। ब्रोंज में कॉपर होता है, जिंक होता है और Sn का मिश्र धातु होता है ब्रोंज। आप देखिए, ब्रोंज मेडल मिला है, लोग कहते हैं ब्रोंज मेडल मिला हुआ है। तो ब्रोंज बनता किससे है? कॉपर से, जिंक से, Sn का मिश्र धातु है। मिश्र धातु का चार्ट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। मरकरी के बारे में सुनिए। एक लड़का हमसे पूछा कि सर मरकरी लिक्विड अवस्था में क्यों पाया जाता है? इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्यागना नहीं चाहता है। ठीक है, जिसके कारण मेटालिक बॉन्ड मजबूत फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन वैसे नहीं हो पाता है जैसे कि लोहा में होता है, कोबाल्ट में होता है, क्रोमियम में होता है, टंगस्टन में होता है। इसलिए मरकरी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। कोई पूछे कि मरकरी लिक्विड अवस्था में क्यों पाया जाता है, जवाब दीजिएगा कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी उच्च होता है, जिसके कारण यह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और इसे लिक्विड सिल्वर या क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर बनाने में हम लोग करते हैं, बैरोमीटर बनाने में करते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। गैस प्रेशर रेगुलेटर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अमलगम का तो नाम सुने हैं, विभिन्न प्रकार के अमलगम के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अमलगम भी एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कुछ प्रमुख उनका उपयोग है। अब इनके हम कुछ यौगिकों का उपयोग देखेंगे, उसके बाद हम महत्वपूर्ण नोट्स लिखवाएंगे जिसको निश्चित रूप से अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए आप। इसके अलावा आप लोहा का प्रयोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि इसका प्रयोग टॉय बनाने में, पाइप बनाने में, खिलौना बनाने में करते हैं। विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, लेकिन मैंने मुख्य प्रयोग को बताया है कि कहां करते हैं। ठीक है,
सबसे अधिक उपयोग में होने वाला धातु हमारे जीवन में है तो वह है लोहा, और सेकंड यूजफुल मेटल है जो हम अपने जीवन में यूज करते हैं उसका नाम है कॉपर। इसको भी मैं नोट में लिखवा दे रहा हूं, तो इसे पहले नोट कर लीजिए साफ साफ। इनके कुछ यौगिकों का हम लोग प्रयोग देख लें। देखिए अभी बताए थे कि जिंक का प्रयोग, निकल का प्रयोग, कैडमियम का प्रयोग हम लोग बैटरी के निर्माण में करते हैं। एक और बात लिखे थे कि इसका प्रयोग जस्तीकरण में किया जाता है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कोरिजन ऑफ मेटल, और वैसे मैट्रिक में पढ़े धातु का संक्षारण। देखिए लोहे के ऊपरी परत हवा के द्वारा, नमी के संपर्क में आता है तो हवा के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर इस पर जंग लगने लगता है। धातु लोहे को जंग से बचने के लिए या तो उस पर पेंट करते हैं या उस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। तो जिंक के पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही जस्तीकरण कहते हैं। कोई पूछे कि जस्तीकरण क्या है तो कि लोहे के सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। इनके कुछ यौगिकों का हम लोग उपयोग देखेंगे, जैसे K2Cr2O7 जिसको हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, ऑरेंज रंग का होता है, और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या डार्क वायलेट कलर का होता है। और यह दोनों ही बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों को बनाने की विधि और केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग के जेई के सिलेबस में है, लेकिन इस साल सीबीएसई इसको बोर्ड के सिलेबस से हटाया, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों का प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। KMnO4 का प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में भी किया जाता है। एक इससे संबंधित बात याद रखिएगा, देखिएगा ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, ब्रेथ एनालाइजर मशीन रखता है कि कोई व्यक्ति शराब पिया है कि नहीं उसको जांचने के लिए। तो उस ब्रेथ एनालाइजर मशीन में पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही अम्लीय सॉल्यूशन भरा रहता है। उसको क्या करता है, कहता है मुंह में ड्राइवर को या फिर जो वाइन व्यक्ति कंज्यूम किया उसके मुंह में वह डालता है, और क्या करता है, कहता है कि इनहेल करो, इसे सांस लो, और उसके वाष्प से, उसके इनहेल से क्या होता है कि अम्लीय K2Cr2O7 का जो रंग है धीरे धीरे वह हरे रंग में परिवर्तित होने लगता है। अर्थात वह अल्कोहल यदि व्यक्ति कंज्यूम किया है तो यह क्या करता है, अम्लीय K2Cr2O7 उसको ऑक्सीडाइज करता है, जिसके कारण K2Cr2O7 के जो विलयन होते हैं उसके रंग हरे रंग में परिवर्तित होने लगता है क्रोमियम सल्फेट बनने के कारण, जिससे पता हो जाता है कि वह व्यक्ति वाइन लिया है। और यदि इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो समझते हैं कि वह व्यक्ति वाइन कंज्यूम नहीं किया है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि ब्रेथ एनालाइजर जो डिवाइस होता है उसमें कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन का प्रयोग उसमें किया जाता है, और उसी को ब्रेथ एनालाइजर मशीन कहते हैं, जिसका प्रयोग ट्रैफिक पुलिस करता है, याद रखिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का नाम आप सुने हैं, इसका प्रयोग फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए इसका प्रयोग फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में किया जाता है। कोई पूछे क्यों, कि यह लाइट के प्रति हाईली सेंसिटिव होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम के ऑक्साइड है TiO2, इसका प्रयोग व्हाइट पिगमेंट के रूप में पेंट बनाने में किया जाता है, अर्थात व्हाइट पेंट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जब टाइटेनियम ऑक्साइड को बेरियम सल्फेट BSO4 के साथ मिश्रित कर देते हैं उसको टिटानॉक्स कहते हैं, इसका प्रयोग पेंट में व्हाइट पिगमेंट के रूप में किया जाता है, इसको हम आगे नोट करवा रहे हैं। जिरकोनियम है, जिरकोनियम जो जेडार एक एलिमेंट है उसके ऑक्साइड का प्रयोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल के रूप में किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या है। देखिए वैसा रासायनिक पदार्थ जो बिना पिघले और मुलायम हुए उच्च ताप को सहन करता है उसे ही रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहा जाता है। इसका प्रयोग भट्ठी में परत लगाने के लिए, भट्ठी पर लेप चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग अपने घर में रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे मिट्टी का लेप लगाते हैं। आप गांव में चूल्हा देखे होंगे, मम्मी क्या करती हैं, खूब अच्छा पियरी माटी से चूल्हा को लीप देती हैं, और आग हम लोग कितना हो जलाते हैं, मेरा मिट्टी गलता नहीं है, लाल हो जाता है, परंतु वो पिघलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। अर्थात वह रासायनिक पदार्थ जो बिना पिघले मुलायम हुए उच्च ताप को सहन करता है उसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहा जाता है। इसका प्रयोग भट्ठी पर लेप चढ़ाने के लिए किया जाता है। वैसे निष्कर्षण चैप्टर मेटलर्जी पढ़ाएंगे, वहां हम इसका डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन कौन होते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल भी 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिरकोनियम के ऑक्साइड का प्रयोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल के रूप में किया जाता है। और ये बात तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट के
यौगिकों का प्रयोग कैटलिस्ट अर्थात उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कुछ हम एग्जांपल पुनः आपको बता रहा हूं, जैसे आप देखे थे वेनाडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, इसका प्रयोग कल बताए थे कि संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है SO2 के ऑक्सीडेशन में। इसी प्रकार आप देखे थे MnO2, ये मैग्नीज के ऑक्साइड है, इसका प्रयोग पोटेशियम क्लोरेट और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के विखंडन में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखे थे CuCl2, इसका प्रयोग देखे थे कल डेकॉन प्रोसेस के द्वारा जब हम क्लोरीन का उत्पादन करते हैं बड़े पैमाने पर, तो इसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। जब HCl का ऑक्सीडेशन हम लोग CuCl2 की उपस्थिति में करते हैं तो क्लोरीन गैस बनता है, इसी को डेकॉन प्रोसेस कहा जाता है। कल बताए थे आपको। इसी प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और इसी को कहते हैं ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। इसको बताए थे कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ZIEGLER, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, याद रखें, नाटा जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है। जिगलर और नाटा ये जर्मनी इटली के दो वैज्ञानिक थे जो इसका खोज किए। इसका प्रयोग पॉलीमर केमिस्ट्री में पॉलीथीन के निर्माण में हम लोग करते हैं। टिटानियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईइथाइल एल्युमिनियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहां करते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कल इसी को बताए थे हम लोग निकेल बोराइड Ni2B, इसी को कहते हैं ब्राउन कैटलिस्ट। क्या कहते हैं बेटा? ब्राउन्स, CATALYST, ब्राउन कैटलिस्ट। ब्राउन कैटलिस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। निकेल बोराइड को ब्राउन कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। कल एक और बताए थे विल्किंसन कैटलिस्ट, इसको भी बताए थे विल्किंसंस CATALY, विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका प्रयोग एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में करते हैं। यह रोडियम का जटिल यौगिक होता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसका सूत्र यही बताए थे, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। यह एक रोडियम का बहुत ही महत्वपूर्ण जटिल यौगिक है जिसका प्रयोग हम लोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। हाइड्रोजिनेशन के, एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन के रूप में देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट का जटिल यौगिक है जिसको विल्किंसन कैटलिस्ट के हम लोग नाम से जानते हैं। तो इनके बहुत सारे यौगिक है जो उत्प्रेरक के रूप में यूज किए जाते हैं। इसे नोट करें। इतना बात कल डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में। हम कुछ महत्वपूर्ण और नोट्स बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से उसको पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, पहले इसे नोट कर लें। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बता रहे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट के ही यौगिक हैं और इनके कुछ मिश्रण हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे निश्चित रूप से याद आप रख लीजिएगा ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। HgCl2, इसी को हम लोग मरक्यूरिक क्लोराइड, या बेटा इसी को हम लोग कहते हैं मरकरी 2 क्लोराइड। क्या कहते हैं? मरकरी 2 क्लोराइड। आपको बताने की जरूरत नहीं, इस पद्धति को स्टॉक नोटेशन कहते हैं। पता है स्टॉक, अल्बर्ट स्टॉक ने क्या बताया था कि धातु के ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके बगल में रोमन अंक में लिख देते हैं, अस इक लगाने की अब जरूरत नहीं। इसको मरक्यूरिक क्लोराइड कहेंगे या मरकरी 2 क्लोराइड कहते हैं। क्लियर है? क्रोसिव सप्लीमेंट, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं? क्रोसिव, CROSSIV, क्रोसिव सब्लीमेंट कहा जाता है। क्रोसिव सब्लीमेंट कहा जाता है। याद रखिएगा यह जहरीला होता है। तो कई बार पूछा गया क्रोसिव सब्लीमेट का फॉर्मूला बताओ। HgCl2, HgCl
और यह जहरीला होता है। इसका एंटीडोट याद रखिएगा, अंडा की सफेदी होता है। अंडा का व्हाइट वाला जो प्रोटीन होता है, यदि कोई व्यक्ति या निगल गया हो तो उसे अंडा की व्हाइट वाली पोर्शन को दिया जाए तो इसके जहर को वह समाप्त कर सकता है। अर्थात क्रोसिव सब्लिमेट का एंटीडोट क्या होता है? अंडा की सफेदी, याद रखिएगा। तो HgCl2 को हम लोग क्रोसिव सब्लिमेट के नाम से जानते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यह भी नोट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। Hg2Cl2 इसी को हम लोग कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, या इसी को कहते हैं मरकरी मरकरी 1 क्लोराइड। यहां Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। को कैलोमेल कहते हैं, को कैलोमेल कहा जाता है, कैलोमेल कहा जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कैलोमेल का सूत्र बताओ। Hg2Cl2, कंफ्यूजन नहीं हो, कैलोमेल कहा जाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं, इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में बैटरी या सेल के ध्रुव को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। धन ध्रुव, ऋण ध्रुव जो जानते हैं वही इलेक्ट्रोड है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। एक चीज और याद रखिएगा, एक मरकरी का ही जटिल यौगिक है जिसको हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, K2HgI4। इसका नाम क्या होता है? आयुपैक नेम तो अभी आप जानते नहीं हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका नाम होगा टेटरा आयोडो या टेट्रा आयोडाइडो। क्लियर है? टेट्रा आयोडो, सॉरी, इसका नाम होगा पोटेशियम, काउंटर आयन पहले लिखेंगे, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 में से 2 गया, मर्क्यूरेट 2 होगा, याद रखिए। इसका आयुपैक नेम क्या होगा? पोटेशियम, थोड़ा सा गैप देंगे और इस नाम को एक शब्दों में लिखेंगे, टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2। आपको कंफ्यूजन होता होगा सर कैसे नाम लिख देते, घबराने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखें। K2HgI4 को नेस्लर्स रिएजेंट, किस रिएजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं बेटा? नेस्लर्स, NESSELERS, नेस्लर्स रिएजेंट कहा जाता है, नेस्लर्स रिएजेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग अमोनियम आयन NH4+ के जांच में किया जाता है, जांच में किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? अमोनियम आयन के जांच में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। NESSELERS, नेस्लर्स लिखिएगा। इसका प्रयोग नेस्लर्स, इसे हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग अमोनियम आयन के जांच में करते हैं। साफ साफ लिख लीजिए, NESSELERS, नेस्लर्स रिएजेंट, याद रखिएगा। एक और नोट याद रख लीजिए, कई बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोकोन कहते हैं, लिथोकोन कहा जाता है, लिथोकोन कहा जाता है। इसका प्रयोग व्हाइट पेंट बनाने में करते हैं। कहां करते हैं बेटा? व्हाइट पेंट बनाने में किया जाता है, व्हाइट पेंट बनाने में किया जाता है, या कहिएगा इसका प्रयोग पेंट के निर्माण में किया जाता है। तो कोई पूछे कि जिंक सल्फाइड और BaSO4 के मिश्रण को ही हम लोग लिथोकोन कहते हैं। यह एक प्रकार का व्हाइट पिगमेंट है, इसे नोट करें। और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं, कुछ और महत्वपूर्ण नोट्स को याद रखिएगा जो बार बार कंपटीशन और बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइटेनियम के ऑक्साइड है और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को टीटानॉक्स कहते हैं, टीटानॉक्स के नाम से जानते हैं।
इसका प्रयोग हम लोग यूज्ड इन पेंट, इसका प्रयोग भी हम लोग पेंट के रूप में, व्हाइट पिगमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, लुकस रिएजेंट क्या है। कई बार पूछा गया है कि लुकस रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ। वैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इसका डिस्कस करेंगे। इसी लुकस रिएजेंट के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो लुकस रिएजेंट क्या होता है, यह कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। एनहाइड्रस का मतलब होता है शुष्क अनाद्र। ये दो पदार्थों को मिला दिया जाता है, इसी को लुकस रिएजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक चीज और, यह बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि बेयर्स रिएजेंट क्या है। देखिए 1% अल्कालाइन, अल्कालाइन का हिंदी होता है क्षारीय, याद रखिएगा। 1% अल्कालाइन KMnO4 या कहेंगे क्षारीय KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। इसका प्रयोग C डबल बॉन्ड C, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि अनसेचुरेशन की जांच, अनसेचुरेशन के जांच में किया जाता है, जांच में किया जाता है। जितने मेहनत के साथ मैं बता रहा हूं, जितना मेरे दिमाग में है उतना एकदम आपको रट जाना है, घोर के पी जाना है भाइयों। कितना किताब में यही मायने रखता है, कितना उसमें से विशेष मोती चुरा के मैं आपको देता हूं, यह मायने रखता है। किताब का ढेरा लगा लेने से कोई IAS PCS नहीं बन सकता है। उस किताबों में से वो मोतियों को निकाल के दिमाग में डाल लेने से ही कंपटीशन क्रैक होता है। तो याद रखें, इन तमाम मोतियों को अपने दिमाग में डाल लेना है, ताकि बोर्ड कंपटीशन, कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, आपसे निकले। C डबल बॉन्ड C या अनसेचुरेशन के जांच में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एक और नोट याद रखिए, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स यौगिक है। इसका सूत्र होता है CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड को एटार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, को ETARD, एटार्ड्स रिएजेंट, इटार्ड रिएजेंट कहते हैं, याद रखिए। तो इसे नोट कीजिए। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, फेंटोन रिएजेंट क्या है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही कुछ यौगिक से बनते हैं। फेहलिंग सॉल्यूशन ए क्या है और फेहलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, और दोनों को जब मिला देते हैं तो फेहलिंग सॉल्यूशन बनता है। इसका प्रयोग हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में करेंगे, तो फेहलिंग सॉल्यूशन ए बताएंगे किसे कहते हैं। इससे पहले आप नोट कर लीजिए, इस नोट्स को भी याद रखिएगा। देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या है, इसका चर्चा हम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में करेंगे ऑर्गेनिक। या कोई पूछे कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो आप जवाब दीजिए अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। यह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बनते कैसे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को और NaOH के विलयन को मिलाते हैं तो यह बनता है। जब तीन कंपाउंड को जब ही हम लोग मिलाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिल्वर का बनता है, जिसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, जिसका डिस्कस हम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर ऑर्गेनिक में करेंगे। वैसे याद रखिएगा टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 प्लस NH4OH भी दे दे ऑप्शन में तो आपको टिक लगा देना है, AgNO3 और NH4OH। जब ही ये दोनों मिलते हैं मेरे भाई टॉलेंस रिएजेंट का निर्माण होता है। फेंटोन रिएजेंट क्या है यार, फेंटोन्स रिएजेंट या फेरस सल्फेट और H2O2 के मिश्रण को फेंटोन्स रिएजेंट कहते हैं। इसका प्रयोग वेस्ट वाटर के ऑक्सीडेशन में करते हैं। खराब जल है, गंदे जल के ऑक्सीडेशन में किया जाता है। ट्राइक्लोरोइथाइलिन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन नामक यौगिकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए इस फेंटोन्स रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फेहलिंग सॉल्यूशन ए, कॉपर सल्फेट के विलयन को ही हम लोग फेहलिंग सॉल्यूशन ए के नाम से जानते हैं।
और देखिए सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टेरिक एसिड पढ़े हैं, और उसी के सोडियम पोटेशियम लवण हो, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के क्षारीय विलयन हो, जिसको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को हम लोग रोसेल साल्ट के नाम से जानते हैं। तो रोसेल साल्ट के क्षारीय विलयन को हम लोग कहते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन भी, और जब इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? फेहलिंग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस फेहलिंग सॉल्यूशन के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन में अंतर स्पष्ट किया जाता है। फेहलिंग सॉल्यूशन के द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट किया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो कम से कम याद रखिएगा कि फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, और जब दोनों को मिला देते हैं तो इसी को फेहलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। एल्डिहाइड कीटोन में इसकी हम चर्चा करेंगे, तो इतनी बात आपको याद होना चाहिए। कुछ और हम आपको बात बता रहे हैं, कम से कम उन तमाम बातों को आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा। तो इन तथ्यों को भी आप एक बार रिपीट मैं कर देता हूं, वैसे बता भी दिया हूं। पहला बात याद रखिएगा कि आवर्त सारणी के ग्रुप 11 के जो तत्व हैं, 11 के एलिमेंट है, Cu है, Ag है, Au है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वाइनेज मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वाइनेज मेटल, मुद्रा धातु के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 12 के जो तत्व हैं, जिंक है, कैडमियम है, Hg है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और ये सॉफ्ट होते हैं, याद रखिएगा सॉफ्ट होते हैं। इसको हम लोग वोलाटाइल मेटल, वोलाटाइल मेटल के नाम से जानते हैं। कोई पूछे कि यह क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, सॉफ्ट होता है? क्योंकि इसके n-1d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके कारण यह मुलायम होते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और Hg का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने के कारण यह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 7 के तत्व हैं, मैग्नीज है, मैग्नीशियम, ये 2 तत्व हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपेयर में लो होता है, याद रखिएगा। ग्रुप 7 के बाद हम लोग चलते हैं, इस तत्व को जानते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकेल। ये 3 तत्व फेरोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसे हम लोग फेरस मेटल के नाम से जानते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। Ru, RH, Pd, OS, Ir, Pt, ये 6 तत्वों के समूह को हम लोग प्लेटिनम मेटल के नाम से जानते हैं। किस मेटल के नाम से जानते हैं बेटा? प्लेटिनम मेटल के नाम से जानते हैं। एक नोट याद रखिएगा कि Fe के बाद, Fe को कहते हैं लोहा, लोहा के बाद कॉपर सेकंड यूजफुल एलिमेंट है, यूजफुल एलिमेंट है, जिसका प्रयोग इंसान अपने दैनिक जीवन में करता है। एक और हम याद करने वाला चार्ट बता रहे हैं, याद कर जाइए। 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता के डी ब्लॉक को फिनिश कर रहे हैं। हम लोग F ब्लॉक को शुरू करेंगे, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 की बनाने की विधि, रासायनिक गुण आदि की चर्चा करेंगे। इसे नोट करें। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ हम फॉर्मूलाज बताने जा रहे हैं, उसको याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इससे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे इन तमाम फॉर्मूला को हम 11th क्लासेस में सिखा चुके हैं। हम इसलिए पुनः बता रहे हैं ताकि वैसे नए बच्चे जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जिनको बेसिक की जानकारी नहीं है, हवाई पढ़ाई पढ़ के आए हैं, वे कम से कम इतना भी याद रखेंगे तो बोर्ड के प्रश्न निश्चित रूप से बन जाएंगे। तो क्रमानुसार मैं 10 फॉर्मूला लिख रहा हूं और उसे याद कर जाइएगा। वैसे मैं फॉर्मूला का चार्ट दिया था जब बेसिक पढ़ाया था, तो गेस क्वेश्चन के तौर पे मैं लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं, सिल्वर के कुछ कंपाउंड है या उसके खनिज या एस है, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर का सूत्र होता है AgCl, याद रखिएगा। दूसरा होता है लूनर कास्टिक, लूनर CaUSTL, लूनर कास्टिक का सूत्र होता है, सिल्वर नाइट्रेट को ही हम लोग लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं। कई बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
तीसरा, मरकरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है सीनाबार। सीनाबार या मरकरी के सल्फाइड अयस्क होते हैं, याद रखिएगा। सीनाबार सल्फाइड अयस्क होता है, इसका सूत्र होता है HGS। और सल्फाइड अयस्कों का शुद्धिकरण आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। कंसंट्रेशन हम लोग फेन पलावन विधि के द्वारा करते हैं। तो दुनिया में कोई भी सल्फाइड अयस्क आ जाए उसका शुद्धिकरण हम लोग कैसे करते हैं? फेन पलावन विधि के द्वारा, कुछ अपवादों को छोड़कर। इसकी चर्चा हम मेटलर्जी में करेंगे। इसी के अलावा यहाँ चौथा एक और याद रखें, गैलेना। गैलेना भी क्या है? गैलेना लेड का एक प्रमुख अयस्क या खनिज है, याद रखिएगा, लेड का। पांचवा बात याद रखें, इसको दार्शनिक रूई कहते हैं, फिलोस, PHILOS, फिलोसफर्स ऊल कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं बेटा दार्शनिक रूई कहते हैं। और जिंक ऑक्साइड को ही हम लोग फिलोसफर ऊल के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा गया है दार्शनिक रूई का सूत्र बताइए, ZNO। जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? दार्शनिक रूई के नाम से जानते हैं। छठवां सूत्र याद रखें, ब्लू विट्रॉल, इसको हम लोग नीला कशिश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नीला कशिश के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसी को नीला थोथा भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? CuSO4 पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। यह नीले रंग का दिखाई देता है, आपको बताए थे चार्ज ट्रांसफर के कारण। सातवां याद रखिएगा, ग्रीन विट्रॉल, इसको हरा कशिश कहते हैं। इसका सूत्र होता है FeSO4 होता है, याद रखिएगा। व्हाइट आठवां सूत्र याद रखिएगा, व्हाइट विट्रॉल को कहते हैं हम लोग जिंक सल्फेट को, ZnSO4 तो हम लोग उजला कशिश के नाम से जानते हैं। FeSO4 ZnSO4 ये आइसोमॉर्फिज्म के घटना को प्रदर्शित करते हैं। आपको 11th में बताया था आइसोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिंक सल्फेट को, हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रॉल, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीन विट्रॉल। ये नाम से यह स्पष्ट है कि हरा रंग का होगा, नाम से यह स्पष्ट है कि ब्लू रंग का होगा, नाम से यह स्पष्ट है कि उजले रंग का होगा। नौवां फॉर्मूला याद है, इप्सम साल्ट MgSO4 7H2O को हम लोग इप्सम साल्ट के नाम से जानते हैं। इप्सम साल्ट या इप्सम लवण का सूत्र कई बार पूछा गया है। 10वां याद रखिएगा, मोर साल्ट, MOHR, मोर साल्ट कई बार पूछा गया है, डबल साल्ट है। आपको नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन, वहां भी इसकी चर्चा करेंगे। फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, इसमें 2 लवण सतह होते हैं, FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O, 6H2 द्वित लवण है। इसमें 2 लवण के एडिशन से मिलकर बना होता है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग मोर साल्ट के नाम से जानते हैं। इसकी फॉर्मूला याद रखिएगा, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। तो इतना फॉर्मूला बार बार पूछे जाते हैं। कुछ अम्ल का नाम, कुछ ऑक्सी एसिड का नाम, कुछ हाइड्रा एसिड का नाम आपको दिमाग में रखना है ताकि बोर्ड एग्जाम को के प्रश्नों को आसानी से बना सके। इसे नोट कर लीजिए। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सही होगा, कौन सही नहीं होगा। आप डी ब्लॉक को फिनिश किए। इन प्रश्नों का उत्तर, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें देके बताएंगे कि विषय वस्तु जो पढ़ाया गया है क्लियर है। डायरेक्ट बोर्ड में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कैलोमेल का सूत्र है, आप ऐसा ऑप्शन देते हैं कि कंफ्यूज हो जाएगा। लिथोकोन भी पढ़ाए हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। K2HgI4 जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम टेट्रा आयोडोमर्क्यूरेट 2 के क्षारीय विलयन को कहा जाता है। नेस्लर्स रिएजेंट की, बेयर्स रिएजेंट की, लुकास रिएजेंट की, अटार्ड रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट है तो आपको अभी बताए हैं कि क्षारीय KMnO4 को ही बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। डायरेक्ट पूछ सकता है कि नीला कशिश का सूत्र क्या होगा, हरा कशिश का सूत्र क्या होगा, लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 बार वीडियो लेक्चर को ईयरफोन लगा के यदि आप सुन लेते हैं तो बोर्ड में आने वाले तमाम प्रश्नों को आप बना दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
एफ ब्लॉक एलिमेंट अर्थात इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को शुरू करेंगे और उसको इंड करने के बाद हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 की बनाने की विधि और उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और उसके उपयोग का हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।